हेलो गाइस। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर में मतलब पेपर 2013 का एक सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके पास अगर पेपर नहीं है तो या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे लेकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन यहाँ लिखना तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्वेश्चन इधर से बोलता रहता हूँ, आप या तो पहले उसका पीडीएफ फॉर्म मिलेगा तो उसको या तो प्रिंट करा लें, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की कई सारी बुक्स आती हैं, वो कोई भी एक बुक शॉप से जाके ख़रीद सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए जाए। ठीक है। तो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। 2013 का एक पेपर है, यूपी पीजीटी का आया हुआ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द रोल ऑफ हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेजर इज। तो हीलियम एटम का, हीलियम नियॉन एक लेज़र जो लेज़र गन बनाई जाती है, या लेज़र के लिए एक आपने कुछ कंस्ट्रक्शन देखा होगा, याद हो थोड़ा सा, कुछ इस तरह से ऐसे बनाया जाता है। इधर मिरर लगाते हैं, इधर पार्शियली रिफ्लेक्शन वाला मिरर लगाते हैं, इसमें हीलियम नियॉन, यहाँ पर गैस भरी होती है, ट्यूब होती है। ठीक है। इसमें जो इसका हीलियम का जो यूज होता है, हीलियम का यूज एनर्जी इसकी इंक्रीज कराने के लिए करते हैं, मतलब यही एनर्जी सप्लायर का काम करता है। ठीक है। एनर्जी इंक्रीज कराने का मतलब यही क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन है एनर्जी सप्लायर, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। हीलियम का यूज क्या है, एनर्जी देना। ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी सप्लायर। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें दिया गया है, एनर्जी सप्लायर। एनर्जी सप्लायर। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन वाली जितनी भी बातें हैं ये अलग अपने लेक्चर में होंगी। इसमें हम लोग सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना हम लोग करते चलते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर एक ही क्वेश्चन को उसके हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब तो फिर पूरा सिलेबस इसमें कवर, एक ही क्वेश्चन के पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज। पावर का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। ठीक है। अच्छा, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्या है, वर्क भी तो एक एनर्जी है, तो हम लोग सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक। अच्छा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। ये सभी टी एक जैसे ही हैं, मेरे छोटे बड़े बन जाते हैं। तो फोर्स की जो आप सबकी पावर डायमेंशन पूछी गई, तो सभी के अलग अलग डायमेंशन लिख दो। मैंने एक डायमेंशन पे वीडियो बनाया हुआ है, तो डायमेंशन निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, अपने को सिर्फ क्वांटिटी आनी चाहिए, हम हर एक की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी L, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का हो जाएगा T। ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी फोर्स का, हाँ ठीक लिखा हुआ है, तो ये हो गया L तो L2 हो जाएगा, तो mL2t और -2 है, ये ऊपर फिर से जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है। तो पावर की डायमेंशन ये हो जाती है। ठीक। ये ऑप्शन आपके में जो भी दिया जाए वो करेक्ट है, पावर का पूछा गया था, पावर की ये डायमेंशन हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड। द particles heavier than nucleons are called। तो इसमें दिए गए हैं हाइप्रॉन्स, लेप्टॉन्स, मेसॉन, ग्रेविटॉन। ठीक है। इनमें सब में जो हैवियर ज़्यादा माना जाता है, ग्रेविटॉन ही सबसे हैवियर कंसिडर किया जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे कि चार्ज नहीं, फोर्स कैरियर बोले जाते हैं, जो जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करता है, और एक चार्ज दूसरे चार्ज पर किस तरह से फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है। तो उनको ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ले जाने के लिए भी एक फोर्स कैरियर होता है, उन पे बैठ करके ऐसा समझो कि फोर्स ट्रैवल करता है। ठीक। तो वो पार्टिकल छोड़ते हैं, सभी ये जितने भी फोर्स अप्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अपने नेचर में 4 तरह के फोर्स आते हैं। एक तो मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। 4 टाइप के फोर्स आते हैं। एक होता है, इसको हटा देते हैं, जगह थोड़ी बढ़ जाएगी अपनी।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा रहता है मान लो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़े शॉर्ट में लिख दिए हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में आता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इन तीनों के फोर्स कैरियर मिल चुके हैं अपने को, इसका भी फोर्स कैरियर है, इसका भी फोर्स कैरियर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो इसको ग्लूऑन भी बोलते हैं या बोसॉन बोल दो, ग्लूऑन ज़्यादा चलता है, ग्लूऑन या बोसॉन भी साइड में रख सकते हो, अगर कहीं ऑप्शन दे दिया जाए बोसॉन, एम नहीं एन है। ठीक है, बोसॉन। और वीक फोर्स को डब्ल्यू एंड इसको बोलते हैं जेड बोसॉन। ठीक है, वीक फोर्स का रहता है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रहता है फोटॉन। ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स का कोई फोर्स कैरियर ही नहीं मिला, क्योंकि ये देखो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा सा फोर्स एक तो हो पाता है, जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन है, अपन लोग हैं, इन पे तो इसका इफेक्ट भी नहीं नज़र आता है। इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए अपने को बड़े बड़े प्लेनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अर्थ है, अर्थ भी कितना लगभग 9.8 न्यूटन का फोर्स दे पाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक डिटेक्टर नहीं अभी तक बना पाए हैं साइंटिस्ट लोगों ने, जो अभी तक की अपनी डिस्कवरी है उसमें इसका डिटेक्टर बनाने की कोशिश की। तो वो डिटेक्टर लगभग ऐसा माना गया है कि अपने गैलेक्सी के बराबर का होना चाहिए, तब हम इसके पार्टिकल को, इसके फोर्स कैरियर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इनके सभी के फोर्स कैरियर मिले कि फोर्स लग रहा है तो एक कैरियर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी के बेस पर, इन सब के तीनों के बेस पर एक हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल मान लिया गया कि एक और पार्टिकल होगा जो ग्रेविटी फोर्स को ले जाता होगा, मतलब ग्रेविटी फोर्स कैरियर भी कोई एक होगा, एक पार्टिकल। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन, और ये सोचा गया कि ये बहुत भारी होगा, इसलिए कम अमाउंट का ही फोर्स ट्रेवल कर पाता है। ठीक, तो इसलिए ये ग्रेविटॉन सभी में, इन सभी मेसॉन वगैरह इन सब में ज़्यादा हैवियर माना जाता है, और ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल कौन सा है, हाइपोथेटिकल भी ये है। कोई दूसरा भी अगर पूछा जाए, मैंने इसलिए सभी क्वेश्चन इस पॉइंट से कंप्लीट कराने की कोशिश की है कि अगर कभी दूसरा भी पूछा जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ग्लूऑन, वीक का डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोटॉन, और ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटॉन। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये जो अपना क्वेश्चन था ये सिर्फ ग्रेविटॉन के लिए था, अपना जो हैवियर पार्टिकल है उसका आंसर है ग्रेविटॉन। ठीक है, लेकिन अगर और भी कोई पूछा जाता है तो उसके लिए ये सभी देख सकते हैं। ठीक, चलो और देखते हैं। इन रैम्सडेन आई पीस रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शुड बी। रैम्सडेन में दोनों आई पीस जो होते हैं, दो लेंस उसमें बनते हैं, और दोनों कुछ इस तरह से रहते हैं, एक ये रहता है और एक ये इस तरह से। ठीक है, और दोनों की फोकल लेंथ बराबर होती है, जो इसकी फोकल लेंथ होगी वही इसकी फोकल लेंथ होगी, दोनों की सेम रहती है। तो इसका रेशियो पूछा गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शुड बी, तो इसमें रेशियो इसका 1:1 हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन रैम्सडेन आई पीस रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस शुड बी। ठीक है, तो दोनों फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस भी देख लो, ये होती है 2/3 f इज़ द फोकल लेंथ। ठीक, अगर इनका पूछा जाए कभी कि इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है दोनों आई पीस के, तो आई पीस लेंस के बीच का सेपरेशन तो 2/3 होता है। f इन दो लेंस की फोकल लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल्स हैव कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस
0.09 हेनरी। द एवरेज EMF induced in secondary by current change of 0 to 20 ampere in 0.006 second in primary is। अच्छा, तो 200 वोल्ट 200, अरे ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है इसमें, मतलब ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, 2 ऑप्शन सेम सेम दे दिए इसने। चलो मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी क्या करना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अपना हिसाब से आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है एक कॉइल है, कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब M दिया गया है अपने को 0.09 हेनरी, और करंट चेंज मतलब डेल्टा I गिवन है अपने को 0 to 20 एम्पियर। ठीक है, 0 to 20 एम्पियर, डेल्टा I मतलब t=0 से ये, तो उल्टा कर लिखेंगे। ठीक है, अगर अपने को लिखना होगा, पहले 0 था, 0 से 20 एम्पियर तक पहुंचा है, तो डेल्टा I की वैल्यू लिखें तो 20 - 0 लिखा जाएगा। ठीक, और टाइम दिया गया है, कितने टाइम में ये चेंज होता है, ये है 0.006 सेकेंड में, इतने टाइम में ये चेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो इसका जो फार्मूला होता है E = -m di/dt, ऐसे लिख लेते हैं इसको। सारी वैल्यू तो इसमें गिवन है अपने को, सीधा सीधा फाइंड कर लेना है बस। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो -m की वैल्यू गिवन है 0.09 इंटू डी मतलब डेल्टा I की वैल्यू 20 - 0 तो 20 अपॉन डेल्टा t 0.006। ठीक है, अब इन सबको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो 300 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद आंसर तो 300 दिया है, जरा चेक कर लें क्या इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे, मतलब इस बुक में ऑप्शन ठीक से सब दिए नहीं गए हैं, इसलिए चलो चेक कर लेते हैं इसको, निपटाते हैं इसे। तो इसमें अपने को डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने का मतलब हुआ इसका 3 डिजिट, इसका 2 डिजिट, इसमें यहाँ पर इसका पूरा साफ़ कर दो, इसके ये साफ़ करते हैं, इसमें यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 3 2 जा 3 9 जा और 2 से 2, हाँ सही है, 300 वोल्ट। ठीक है, इक्वल टू इतना आ जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो और मैग्नीट्यूड वाइज लें, अगर इसका ई का मैग्नीट्यूड ही हम लोग रखते हैं तो 300 वोल्ट, प्लस में ही आंसर अपने को रखना होता है 300 वोल्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग द क्लॉसियस थ्योरम, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लॉसियस थ्योरम एक्सप्लेन करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इनको देख करके आप समझ सकते हो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। वो <0 वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है इंटीग्रेशन dq/t इज ग्रेटर देन 0, बी दिया गया है इंटीग्रेशन dq/t लेस देन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, सी दिया गया है इंटीग्रेशन dq/t इक्वल टू 0, और डी दिया गया है इंटीग्रेशन dq/t कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने को पता है ये लेस देन 0 होता है, इस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम में ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी बस इतना ही, अगले में फिर थोड़ा ज़्यादा करेंगे यहाँ से भी। ठीक है, थैंक यू।